कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा पोएट्री डिस्कशन, जिस पोम का नाम है ट्रीज। अब इस पोम में सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से हम डिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन के बारे में बात नहीं ही कर रहे हैं, बल्कि वी टॉक अबाउट अ बिगर पिक्चर ओवर हियर, जहाँ पे हम एक इनर मीनिंग भी देखने वाले हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों ही मीनिंग्स को अलग अलग वेज में इस चैप्टर के लिए नोट्स ज़रूर बना के रखना। कैसे बनाने हैं नोट्स, किस बारे में क्या लिखना है क्या नहीं, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद व्हाट, हर एक चीज़ इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएट्री। सो ट्रीज, पहले ये क्वेश्चन रेज करते हैं हमारे पोएट कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? Where are the trees in this poem and where did they go? तो एक बात बताओ, जंगल को जंगल क्यों बोला जाता है? वहाँ पे घास फूस है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल एरिया है ना। एंड वाइल्ड एनिमल्स इसीलिए छुप के आराम से शांति से रह पाते क्योंकि वो एक नेचुरल हैबिटेट एरिया है। इफ़ यू कंपेयर एंड सी, एनिमल्स जंगल में ज़्यादा अच्छे से रहते हैं ना, कंपेयर टू बीइंग इन अ जू और अ सेंचुरी। Thus, a jungle is incomplete, a forest is incomplete without trees in there. लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही देखेंगे कैसे जंगल में पेड़ पौधे ही नहीं है, तो हाउ इज इट अ जंगल? इनकम्प्लीट है ना पेड़ पौधों के बिना। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद द ट्रीज, व्हाट विल हैपन विद द ट्रीज एंड स्टफ. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो फर्स्ट आंसर में ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको हमने घर पे बांध के रखा हुआ है, घर में रोक के रखा हुआ है। हम सोचते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स कि ओ ग्रीनरी का मतलब हमें दिखाना है कि सपोर्ट ग्रीनरी, हमें पेड़ पौधे बहुत पसंद है, वी लव ट्रीज एंड स्टफ। तो हम क्या करते हैं, घरों में पेड़ पौधों को उठा के घर में लगा लेते हैं, छोटे छोटे टब्स में लगा लेते हैं टू ब्यूटिफाई आवर हाउस। लेकिन हम उन पेड़ पौधों को उनके अपने स्पेस में ग्रो नहीं करने देते, हम उनको उठा के अपने घर के अंदर लेके आते हैं टू ब्यूटिफाई आवर स्पेस। रिमेंबर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस आई एम यूजिंग, ठीक है, लिख के रखना। तो वी ब्रिंग द ट्रीज, जहाँ वो बिलोंग करते हैं वहाँ से उठा के हम उन्हें अपने घर के अंदर लाते हैं, खुद के घर को ब्यूटिफाई करने के लिए, उन हमारे घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो वो ट्रीज है इतने दिनों से हमारे घर पे कैद है ना, हमारे बगीचों में, हमारे घर के बालकनीज एंड टेरेस में जो कैद है, वो फाइनली अब बाहर जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट वेयर दे बिलोंग टू। थक गए हैं वो अंदर कैद रह के, अब फाइनली दे आर मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड दे आर गोइंग टू वेयर दे बिलोंग. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun could bury its feet. तो ये कहा जा रहा है कि इतने टाइम से जो जंगल था ना वो खाली था, वहाँ कोई पेड़ पौधे ही नहीं थे, empty all these days. एंड एक बात इमेजिन करो, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, क्रीपी क्रॉलीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों के भरोसे ही रहते हैं। जैसे अगर ये ट्री है, ट्री ये सॉइल है, इसके ऊपर का ट्री का पार्ट ये है और नीचे रूट्स है, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स या क्रीपी क्रॉलीज होता है ना, तो वो ये सॉइल और ट्री के बीचों बीच ये जो कंजंक्चर है ना, इस जंक्चर के यहाँ होल्स बना के, बरोज बना के उसके अंदर जाके रहते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें घोंसला बना लेते हैं, वहाँ रहते हैं। वुड पेकर्स इसी में अपना टक 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 करके वुड अपना घर का जगह बना लेते हैं, वहाँ रहते हैं, है ना। सो वाइल्ड लाइफ इज इन मैनी वेज डिपेंडेंट अपॉन ट्रीज। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इतने टाइम से वो जो जंगल बैरन लैंड जैसा था ना, इसके वजह से ना ही पेड़ पौधे दिखते थे, ना ही बर्ड्स कुड गो एंड फाइंड देयर शेल्टर। बर्ड्स के बैठने सोने का जगह नहीं था, इंसेक्ट्स के छुपने का, रहने का, क्रीपी क्रॉलीज के रहने का जगह नहीं हो रहा था। दे डिड नॉट हैव अ प्लेस टू लिव एंड नो सन कुड bury its feet in the shadow. इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे पेड़ है, हम क्या करते हैं, कभी थक जाते हैं तो पेड़ के शैडो के नीचे आके
शांति, कितने धूप है बाहर यार, सो हॉट इट्स देयर। पेड़ के छाए के नीचे आके बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, इट्स फीलिंग नाइस एंड लिटिल ब्रीजी एंड फ्रेश। तो क्या करते हैं, पेड़ होता है तभी हम उसके छाव के तले जाके थोड़ा सा सनशेड से बचते हैं एंड वी फील लिटिल रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि कोई भी अपने आप को पेड़ के छाव तले आके शेल्टर नहीं दे पा रहा था या पा रही थी, बिकॉज देयर वर नो ट्रीज। तो किसके छाव के तले आके लोग खड़े होते हैं ना, लोग हो, एनिमल्स हो, जो भी हो। एंड यहाँ पे सन को, सूरज मामा को पर्सोनिफाई किया गया। ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि सन के पास ऐसे पेड़ है, अपने पैर है। कौन है भाई, मेरे पढ़ाने के टाइम में क्यों कॉल करो, स्पैम। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा सूरज मामा है और उसके पास ऐसे पैर है, जो पैर वो ऊपर आसमान से लटका के पैरों के छाव के तले रखना चाहते हैं, खुद का पैर ठंडा रखने के लिए। ठीक है, तो सन ओवर हियर इज पर्सोनिफाइड एंड एज आई सेड, इस लाइन का एसेंस या मीनिंग यही है कि पेड़ का छाव होता है जिसके अंदर हम सब जाते हैं शीतलता लेने के लिए, फील करने के लिए। एंड पेड़ ही नहीं है जंगल में तो शीतलता भी नहीं मिल सकती, छाव ही नहीं है ना। वही बात किया जा रहा है कि पेड़ ना होने की वजह से इतने दिन पेड़ नहीं दिखते थे, बर्ड्स के लिए शेल्टर नहीं था, बैठ नहीं सकते थे, इंसेक्ट्स कहीं पे छुप नहीं सकते थे, जाके रह नहीं सकते थे, छाव नहीं था लोगों के लिए, दे हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, मतलब इतने रातों से, इतने दिनों से ये जंगल का एरिया पूरा खाली था, बट अब बहुत जल्दी अगली सुबह तक ही इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। आज रात ये जो घर के अंदर कैद पेड़ पौधे हैं वो रिबेल करके घर से निकलने वाले हैं और कल सुबह तक जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा, ऐसा पोर्ट का कहना है। आगे क्या है, ऑल नाइट the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. क्या कहा जा रहा है, कल सुबह तक जंगल हरा भरा हो जाएगा ना, लेकिन आज रात तो घर के अंदर से इन पेड़ों को बाहर जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए व्हाट आर द ट्रीज डूइंग, अब एक ट्री के मल्टीपल पार्ट्स है, एज आई सेड, उसका बार्क है, उसके सॉइल के नीचे उनके रूट्स है, ऊपर ब्रांचेस है, लीव्स है, छोटे छोटे ट्विग्स है ना, मल्टीपल पार्ट्स आर देयर ऑफ अ ट्री। तो वो ट्री का जो रूट है, सबसे पहले वो जहाँ जहाँ बालकनी में क्रैक्स बना के अपने रूट्स अंदर डाल के खुद को ऐसा, हाँ, वो कर लिया ना, एंकर कर लिया ना, द रूट्स आर वर्किंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। जैसे कि अगर ये एक छोटा सा पौधा है घर के अंदर, ऐसा टब है या फिर एक बालकनी ही बना लो टब के जगह, यहाँ से ऐसे उनका रूट निकला हुआ है, ठीक है, सॉइल के नीचे। नाउ द ट्री वाज इनसाइड द हाउस होल्ड, तो ऐसे वो उसके रूट्स उसको सॉइल के साथ एंकर करके एक जगह पे रोक के रख रहे थे, लेकिन नाउ द ट्रीज आर गोइंग टू मूव आउट टुडे। तो आज रात वो क्या करेंगे, इनके जो रूट्स है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि अंदर है, मोस्ट ऑफ द रूट्स दे आर ट्राइंग कि वो बाहर निकल के आ जाए, खुद को अंदर से बाहर निकालने की ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। रूट के नीचे है, वो खुद को ऐसे धीरे धीरे निकालना चाहते हैं ताकि उनको पैर की तरह रूट्स को यूज करके बाहर चले जाए, ठीक है। और क्या कर रहे हैं पत्ते, क्या रूट्स का काम हमने देख लिया, पत्ते क्या कर रहे हैं, लीव्स, अगर ये घर का बालकनी है या घर का विंडो है, ठीक है, तो जो पत्ते है ना, इमेजिन करो ऐसे पत्तों का ऐसा हाथ है, ठीक है, क्योंकि वो किसी ना किसी ब्रांच के साथ तो जुड़े हुए हैं। तो अगर ये पत्ते हैं, ये मेरा ट्विग है जिसके साथ वो पत्ता जुड़ा हुआ है, तो द लीव्स आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस, धप 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 धप, किस लिए, उस विंडो के ग्लास को तोड़ने के लिए। एंड लीव्स जब खुद को ऐसे मारे जा रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली टू द ग्लास ऑफ द विंडो, जो उसके छोटे छोटे ट्विग्स है, ये पार्ट जो लीफ के साथ जॉइंट रहता है, this part twigs,
दे स्टिफ विथ एक्सर्शन, मतलब आप बोलो ना, जब आप सडनली काफ़ी दिनों बाद बहुत एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते भागते हो, आपके पैरों के मसल्स, शोल्डर आर्म मसल्स पेन नहीं होने लगते, स्टिफ नहीं होने लगते नेक्स्ट मॉर्निंग कि यार इतना एक्सर्शन हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा, ये नहीं चला जा रहा मुझसे, हाथ नहीं उठाया जा रहा मुझसे। तो ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं वो विंडो के ग्लास को तोड़ने का ताकि वो निकल सके, कि द ट्विग्स ऑफ द ट्री दे आर स्टिफनिंग, वो टाइट हो जा रहे हैं, मसल टाइट हो जा रहा है, मसल पुल होने वाला है बहुत जल्द। तो दे स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प बोज शफलिंग अंडर द रूफ, मतलब छोटे छोटे ऐसे जो बुशेज है, जैसे हमारे काफ मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, हाँ कंधे पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, वैसे ही ये अपने आप को इतना एग्जर्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं टू समहाउ ब्रेक आउट फ्रॉम द हाउस होल्ड, कि उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल टाइट हो जाए, मसल स्टिफ हो रहा है, इतनी दिक्कतें हो रही है, बट स्टिल दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली पुटिंग देयर एफर्ट टू गेट आउट ऑफ द हाउस. And how are the bows reacting? They are shuffling under the roof like newly discharged patients. अब हमारे जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, देर आर टू वेज इन विच दे बिहेव. एक, अगर काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है तो उन्हें ऐसा लगता है ना कि बस अब घर जाने दो भाई, बहुत हुआ, घर जाने दो, थक गया हूँ मैं यहाँ रह के. तो एक तो मेडिकेशंस के लिए वो थोड़ा वीक रहता है, उनका बॉडी थोड़ा ऐसे टहलते पुलटे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकेशंस एंड ड्रग्स उनके बॉडी में जाता है ना, तो दे आर नॉट वेरी फिट एंड एक्टिव एंड लाइक एकदम स्ट्रेंथफुल. लेकिन मन ही मन उनको बाहर जाने का भी बहुत जल्दी है, क्योंकि दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज. उनको बाहर की दुनिया, अपना घर, ये सब देखने का बहुत मन कर रहा होता है. तो इवन इफ द बॉडी इज़ वीक, वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ बाहर ऐसे जाते हैं, हाय घर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ. तो इट फील्स लाइक दोज ट्रीज, दोज छोटे छोटे बुशेस, वो रूफ मतलब वो छत के अंदर, मतलब घर के अंदर इधर उधर शफल कर रहे, इधर उधर शफल कर रहे, एज इफ दे आर लाइक दोज न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स जो बहुत बेसब्र है घर के बाहर निकलने के लिए, सो दैट दे कैन रीच टू देयर अल्टीमेट हाउस, प्लस दे कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड. बहुत दिन उन्होंने नहीं देखा है. दिस इज द सेकेंड स्टांजा का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, 2 स्टांजास हो गए. मैं ना काफ़ी चीज़ें बोल रही हूँ, आपका टास्क ये है कि आप उनको प्रॉपरली नोट डाउन करो, पॉज प्ले जैसे मर्जी, बट वो नोट नहीं करोगे ना तो नहीं लिख पाओगे आंसर्स. ठीक है. आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो थर्ड स्टांजा में ऐसे कहा जा रहा है कि हमारी जो पोट है ना, वो बाहर वरांडा में बैठी है, एंड द डोर्स आर ओपन. मतलब इट इज लाइक शी इज विलिंग टू हेल्प दीज ट्रीज, कि भाई जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ निकल जाओ, रहने का जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी. सो द पोट, शी इज सिटिंग आउटसाइड इन द वरांडा एंड शी इज राइटिंग लेटर्स, चिट्ठी लिख रही है. चिट्ठी हम किसे लिखते हैं? मोस्टली हम जब चिट्ठी लिखते हैं, इट इज़ टू आवर लव्ड वंस, है ना. वी टाइप मैसेजेस या वी सेंड मैसेजेस मतलब रैंडमली टू पीपल हु आर आवर लव्ड वंस. रात में तो हम ऑफिशियल लेटर्स नहीं लिखते हैं ना. तो हियर इट फील्स लाइक हमारी पोएट अपने किसी दोस्त को या किसी लव्ड वन को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन शी डज नॉट टॉक या डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट दीज ट्रीज, जो कि आज रात को जाने वाले हैं घर से बाहर, टू द प्लेस वेयर दे बिलोंग टू. वो क्यों नहीं बात कर रहे इस बारे में, वो क्यों नहीं मेंशन कर रहे इस चीज़ को अपने चिट्ठी में? Most probably because the poet herself wants these trees to free themselves and to go to the place that they belong to go to the jungle that they belong to, the forest. ठीक है? तो that is what she says कि I scarcely mention the departure of the forest from the house. मतलब बालकनी का डोर ओपन है, इन्होंने स्पेस बना दिया है कि भाई पेड़ों तुम लोग निकलो यहाँ से, आई डोंट माइंड
सिटिंग एंड लेटिंग यू गो, और मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, ऐसा रहेगा कि तुमने ही अपना स्ट्रगल किया और तुम खुद ही निकले हो, मैंने नहीं कुछ किया। सो शी डज नॉट टेल इट टू एनीबडी। एक और कारण है उसने क्यों नहीं बताया है अपने चिट्ठी में, क्योंकि इफ शी टेल्स इट टू समबडी कि अरे ये पेड़ पौधे ना घर से निकलने वाले हैं आज, दे विल नॉट स्टे, दे आर फाइटिंग एंड लाइक यू नो वर्किंग हार्ड टू गेट आउट द हाउस, तो सोसाइटी जैसी है, इतने दिनों से उन्होंने इन पेड़ों को कैद करके रखा है। अब अगर उन्हें पता चला कि अच्छा ये पेड़ सारे घर से बाहर निकलने वाले हैं, हर घर में जितने भी ऐसे पेड़ हैं वो सब आज रिबेलियस बन के घर से बाहर निकलने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू रीच टू द जंगल वेयर दे बिलोंग टू, तो लोग फिर से कोशिश करेंगे कि नहीं, हम ऑब्स्टिकल्स बनेंगे, हम हमारे घर से इन पेड़ों को नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट देम एस्केप। तो वो रोक टोक ना आए, नोबडी शुड बी एबल टू स्टॉप देम। ये एक और रीजन है जिस वजह से द पोएट डज नॉट टेल इट टू एनीवन, शी डज नॉट मेंशन इट इन हर लेटर्स एज वेल। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नाइट, जिस रात को द ट्रीज आर गेटिंग प्रिपेयर्ड टू लीव द हाउसेस एंड रीच द डेस्टिनेशन, उस रात मौसम भी बहुत सुहाना था। द नाइट वॉज फ्रेश, द होल मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई, मतलब चंदा मामा पूरा था, मूनी वॉज फुल इन द स्काई, तो एकदम मूनलाइट था। नाइट वॉज क्लियर एंड फ्रेश, कोई बारिश या रेनफॉल का कुछ था नहीं। स्काई स्टिल ओपन एंड स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम्स, मतलब ये लोग अभी भी कुछ कुछ अंदर स्ट्रगल कर रहे थे बाहर आने के लिए, लेकिन when they would come outside, उनको देख के ऐसा लगेगा कि नेचर was you know खुले बाहों के साथ नेचर would welcome them कि आओ, क्योंकि रात इतनी फ्रेश है, मूनलाइट है, फुल मून है, you know it's like the nature is waiting to welcome, बाहर का एरिया is waiting to welcome these trees कि आओ, this is where you belong to, बाहर निकलो आओ। so नेचर भी रेडी है उन घर में कैद पेड़ों का स्वागत करने के लिए, ठीक है। एंड स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस, मतलब जैसे मैंने कहा कुछ पेड़ पौधे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्व्स, तो उनके बातें, उनका स्ट्रगल अभी भी बैल्कनी में बैठ के पोएट के कानों में आ रही है, गूंज रही है। शी सेज ये आवाज़ें जो मेरे माइंड में जाके वो स्पेस ब्लॉक कर रही है, बहुत जल्दी आवाज़ें नहीं आएंगी क्योंकि ये लोग चले गए रहेंगे, है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये खाली होगा जगह। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak tree. तो पोएट सडनली कहती है कि ये जो कर रहे हैं ना अंदर, दे आर एक्सर्टिंग देम सो मच, उनके स्मेल, उनका प्रेजेंस, हर चीज़ आई कैन स्टिल फील, उनके बातों को आई कैन स्टिल हियर, एंड बाहर भी द नेचर इज सीमिंग सो प्लेजेंट एंड नाइस कि नेचर वेट कर रहा है इनका कि आप बाहर आओ, कम टू द प्लेस वेयर दे बिलोंग टू। लेकिन सडनली द पोएट रियलाइजेस कि विंडो का ग्लास टूट रहा है, देयर इज अ क्रैक कमिंग इन जहाँ से वो बाहर निकल पाए। सो पोएट सडनली सेड्स लुक द ग्लास इज ब्रेकिंग, फाइनली ये बाहर आ पाएंगे, एंड द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड का रेफरेंस पता है क्या है? आपने कभी नर्सरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी इन बच्चों को देखा स्कूल से बाहर आते वक्त कैसे वो एक्साइटेड रहते हैं कि मम्मा पापा आ रहे हैं, से भागते हुए जाते हैं कि ये मम्मी पापा आ गए, हम घर जाएंगे। तो वैसा लग रहा है मतलब इन पेड़ों को देख के कि सब भागते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को गिरा के वो भाग के जा रहा है, जो गिर गया वो फिर से उठ के भाग रहा है। तो दे आर जस्ट वांटिंग टू रश आउट। कोई गिर रहा है, उठ रहा है, बनी का डायलॉग, मैं गिरना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। तो इन पेड़ों का भी वही हाल है, वो गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड दे आर समहाउ वांटिंग टू रन आउट ऑफ द हाउस होल्ड्स जहाँ पे वो इतने सालों से कैप्टिव थे या इतने टाइम से कैप्टिव थे, वहाँ से भाग के वो उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं। नोबडी डिजर्व्स कैप्टिविटी ना, नोबडी डिजर्व्स कि अब बंधन में रहे वो, एवरीवन डिजर्व्स अ फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ।
एंड द पोएट सेज द विंड्स रश टू मीट देम. इतना ही प्यारा सीन है. द पोएट सेज कि ऐसा लग रहा है कि नेचर, धरती माँ, उनको अपने बच्चे मिल गए. इट्स लाइक द नेचर हैज रिसीव्ड द प्योरेस्ट फॉर्म या प्योरेस्ट थिंग बैक टू इटसेल्फ. कि वो ग्रीनरी, वो पेड़ पौधे वापस जंगल में आ गए. एंड द विंड्स आर लाइक, आओ, मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ, आ जाओ आ जाओ एवरीबॉडी, ऑल द ट्रीज. एंड ये पार्ट तब का है जब वो फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं. दे हैव रीच्ड द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, ये सीन देखना. वो जंगल में पहुंच गए हैं, ठीक है. तो पेड़ पौधे ऐसे ग्रो हो गए. एंड द मून इज बिग एंड, इतना ऐसे थोड़ी होता है, चपटा सा गोल होता है ना. द मून ओवर हियर इज राउंड, फुल मून है, इट्स शाइनिंग, ठीक है. द मून इज नाउ लुकिंग लाइक अ ब्रोकन मिरर. इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री. तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले का सीन ऐसा था कि फुल मून था और ये बैरन लैंड था. तो अगर कोई यहाँ पे खड़ा होता तो उसे सीधा पूरा मून दिखता. लेकिन अब द फैक्ट दैट ये पेड़ पौधे वापस आ गए हैं एंड द ट्रीज आर स्टैंडिंग टॉल एकदम. तो क्या हो रहा है, अगर कोई इंसान सपोज यहाँ या यहाँ आया है, ठीक है, खड़ा होके ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उससे मून पता है कैसा दिखेगा, ऐसा टूटा फूटा पीस. जैसे कि ये जो ओक ट्री है, इसके ऊपर से ऐसा एक पीस ऑफ मून दिखेगा, एज इफ उस पेड़ के ऊपर मून का वो पीस ऐसे ताज की तरह बैठा हुआ है. तो इट इज शोकेसिंग द फैक्ट दैट द ट्रीज हैव कम आउट जहाँ वो बिलोंग करते हैं. एंड वहाँ आने के बाद पूरा नेचर, पूरी कायनात उन्हें एकदम रॉयली ट्रीट कर रहे हैं कि दिस इज द ट्रीटमेंट दैट यू डिजर्व. You deserve to become free, you deserve to become independent, you grow as tall as you can and unleash your potential, showcase your potential. ठीक है. तो पेड़ों को बाहर आने के बाद ना वो आज़ादी मिली कि दे ग्रू अप टू देयर प्रॉपर साइज. एंड वो ओक ट्री एकदम लंबा होके वो जब इट ग्रू, इधर मून है, तो अगर कोई सामने से देख रहा होगा ना बंदा, उसे वो मून ऐसे पेड़ के ऊपर क्राउन जैसा दिख रहा होगा. So thus, the nature is celebrating the return of the trees back to its place. ठीक है. काफ़ी सारे phrases and words मैंने यूज़ किए हैं. I hope आपने नोट डाउन कर लिया है. अब आएंगे इसके इनर मीनिंग पे, बट उसके पहले हमारी एड्रियन रिच जो है ना, she is the poet. She was a feminist writer. Thus, the poem has to have a feminist approach as well. फेमिनिस्ट राइटर है, फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी हमारे एड्रियन. तो दिस पोएट्री ऑल्सो हैज़ अ हिडन मीनिंग जो कि फेमिनिस्ट एस्पेक्ट को लेके है. क्या है वो? हमारी जो एड्रियन रिच है, इस पोम में वो ऐसा बताना चाहती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेट्रियार्की औरतों को शादी करके, ब्याह के दूसरे घर में पता है किस लिए लिया जाता था, और वो भी द मेन एंड द लड़के वाले वो एकदम ऐसे चूजी थे कि ये लड़की सुंदर है, लंबे बाल है, खूबसूरत है, तो ही इसे हम अपने घर की बहू बनाएंगे, और इसको खाना वाना बनाना आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, तो ही इसे अपने घर की बहू बनाएंगे. क्यों? उनके लिए ऐसा था कि एक बहू घर की शो पीस थी, उसको लेकर आओ डेकोरेशन के लिए, शो पीस जैसा बिठा दो. कोई भी आएगा ये लो हमारी बहू, कोई भी आएगा ये लो हमारी बहू. बहू नाच के दिखाओ, खाना बना के दिखाओ, कठपुतली जैसी थी. तो एड्रियन का ये फेमिनिस्ट अप्रोच हमें एक क्लैरिटी दे रहा है कि कैसे पहले के ज़माने में औरतों को, लड़कियों को ऐसे बंधन में रखा जाता था कि तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, तुम्हें जैसे सिर्फ और सिर्फ घर पे रखा जाता है और घर का ही काम करना है, तुम बाहर का वर्ल्ड एक्सप्लोर नहीं कर सकते. ऐसा था ना एक टाइम जहाँ वुमेन थे ही नहीं इन एनी रोल्स, वो बस घर का ही काम करते थे. ओनली मेन यूज्ड टू गो आउटसाइड. एंड एड्रियन सेज कि
नाउ वाज द टाइम जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था. women were taking charge, they were like mustering up courage, and they were wanting to come out into the open field to showcase their talent. मतलब अगर किसी औरत को राइटर बनना था, किसी औरत को डॉक्टर बनना था, किसी को साइंटिस्ट बनना था, किसी को डांसर बनना था, तो अब औरतें फाइनली were becoming courageous to come out into the society and stand for themselves. उसी बारे में ये पोएट्री है कि नाउ वुमेन आर रेडी. इतने टाइम तक उनको बंधन में रखा गया था, अब जाके वो बंधन से छूट के बाहर आएंगे. एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. वो अपने में ही डिस्कशंस किए हैं, बात किए हैं, खुद का अपने अपने घरों में हर एक वुमेन आर ट्राइंग कि खुद को कैसे उस बंधन से मुक्त करे. वो डिसएंगेज देमसेल्व्स, द रूट्स आर ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स था ना. तो ये औरतें कोशिश कर रही थी कि कैसे उस बंधन से वो अपने आप को मुक्त करे, ताकि फाइनली दे कैन कम आउट टू द ओपन वर्ल्ड, जहाँ पे वो अपना टैलेंट पोटेंशियल लोगों को दिखाए. एंड फाइनली जब वो बाहर आते हैं, व्हेन दे स्टेप आउट इनटू द रियल वर्ल्ड, ऐसा देखा जाता है कि उनको उनके काम के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बी इट व्हिच एवर फील्ड. वो इतना ही एक्सेल करते हैं कि पीपल स्टार्ट एडमायरिंग एंड प्रेजिंग देयर टास्क्स एंड वर्क्स एज वेल. ठीक है, यही पार्ट इज द इनर मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री. चलो थीम देख लेते हैं. थीम ऊपर का मैं बात कर रही हूँ, द लिटरल मीनिंग, इनर मीनिंग का नहीं बात कर रही हूँ. लिटरल मीनिंग में इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कि कैसे हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हमें ऐसे सिखाते हैं कि बाहर पेड़ काट दो, जगह चाहिए ना, और घर बनाने के लिए पेड़ काट दो, लेकिन घर के अंदर लोगों को ये भी दिखाना है कि वी लव नेचर, तो घर के अंदर पेड़ पौधे लगा दो. तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. दूसरा क्या है, विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट. In order to use natural resources like forests, minerals, etc., men have forgotten the importance of nature. Next, presence of a few trees inside our houses या homes does not become equal to nature. It is very false idea of nature. मतलब हम अगर सोचते हैं कि हम अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं घर के अंदर पौधे लगा के, दैट इज़ नॉट अफॉरेस्टेशन. बाहर पेड़ काटने से रोको, फैक्ट्रीज बनने से रोको, ग्रीनरी बढ़ाओ, जितना पेड़ लगा सकते हो, जितने फॉरेस्ट एरियाज इंक्रीज कर सकते हो, ग्रीनरी एरियाज अपने लाइक यू नो क्या बोलते हैं इसको, सोसाइटीज़ में, अपने अलग अलग एरियाज में जहाँ जहाँ पेड़ लगा सकते हो लगाओ. उस वे में अफॉरेस्टेशन होता है. And real nature is outside in the forest that we have and are still destroying. जितना बचा हुआ है ना अपना फॉरेस्ट एरिया, वो भी हम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है कि जगह की कमी हो रही है, वर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्यूपेशन नहीं है उतना जितना चाहिए. दस हम नेचर को मिसयूटिलाइज कर रहे हैं उस वजह से. कमिंग टू द पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम नहीं है, सो द पोम इज रिटन इन फ्री वर्स. इमेजरी है पूरे पोएट्री में, अलग अलग चीज़ें जो बताई गई है ना, आप उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो विजुअली, तो इमेजरी है. सिमिली क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. तो यहाँ पे है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंस, ये स्टिल रीचेस लाइक वॉइस इनटू द रूम, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. तो कंपैरिजन्स है, जैसे कांच टूट जाती है तो अलग अलग पीसेस में बिखर जाते हैं ना, वैसे ही मिरर को जब पेड़ का ऐसा वो बन जाता है ना, एक ऑब्स्ट्रक्शन, दूर से देखोगे तो लगेगा कि मून इज ब्रोकन इनटू पीसेस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मून. ट्राई करना, बहुत सारे ट्री अगर कहीं पे प्रेजेंट है और फुल मून है, वहाँ जाके ऐसे कोशिश करना मून को देखने का. आपको फुल मून तो नहीं दिखेगा ना, you'll be seeing it in pieces, bits and pieces. वही वहाँ पे बोला जाता है कंपैरिजन में. देन ये पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने कहा, सन को पर्सोनिफाई किया गया है एज इफ उसके पास पैर है जो वो शैडो के नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए. वी हैव सिम्बॉलिज्म. ट्रीज को सिम्बॉलिकली यूज किया जा रहा है टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो टू सिग्निफाई द कंडीशन ऑफ वुमेन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एलिटरेशन. हाँ, long letters,
लीव्स, लिचन्स, तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेशन है यहाँ पे। फिर एनाफोरा है, कुछ लाइंस सेम वर्ड के साथ शुरू होते हैं, जैसे कि द, फर्स्ट 2 लाइंस में द से लाइंस शुरू हो रहे हैं, तो वी हैव एनाफोरा। फिर मेटाफर है, यहाँ पे ट्रीज को कंपेयर किया गया है टू रिप्रेजेंट हेल्पलेसनेस ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्क सोसाइटी। एंड लास्टली एंजायमेंट है, जहाँ पे एक सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड किया गया है विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, सो दैट्स इट। Q&A देखना जरूरी है, एज वी नो, फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पैटर्न एंड स्टफ। बहुत सारे हैं, तो मेक श्योर आप अच्छे से उनको गो थ्रू करो। एंड टिल देन, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.